मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर जशपुर से है, जहां जशपुर विधायक विनय कुमार भगत इन दिनों पूरे प्रदेश में अपने नाम का डंका बजवा रहे हैं। जशपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की जैसे बाढ़ आ गई है और इन सभी कार्यों को करवाने का श्रेय विधायक विनय कुमार भगत को जाता है, क्योंकि विनय भगत के विधायक बनने के बाद ही पाट क्षेत्र की जनता ने जाना है कि विकास आखिर होता क्या है। विकास कार्यों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विधायक विनय कुमार भगत छत्तीसगढ़ के शिमला नवीन तहसील सन्ना के लोगों के बहुचर्चित मांग सन्ना बगीचा मार्ग, जिसकी लागत 21 करोड़ 60 लाख रुपए के भूमि पूजन से आए हुए थे। साथ ही उन्होंने सन्ना पंडरा पाठ मार्ग के जीर्णोद्धार के, जिसकी लागत 10 करोड़ 5 लाख 15 हजार रुपए है, का भूमि पूजन कर पाठ क्षेत्र के लोगों का दिल जीत लिया। सन्ना क्षेत्र की जनता जनार्दन ने भी अपने चहेते विधायक विनय कुमार भगत और उनकी परछाई कहे जाने वाले जशपुर निवासी सूरज चौरसिया का ढोल नगाड़ों के साथ और नाच गान के साथ स्वागत किया और सामूहिक रूप से क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद भी अर्पित किया। ये जो आपके द्वारा विकास का कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर आपके विरोधी भी मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, इस संबंध में आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली जैसे जगह में पढ़ लिख कर मैं क्षेत्र का विकास करने के लिए आया हूँ और विकास दिखेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमेशा क्षेत्र के लिए विकास के लिए सोचते हैं। तो आज उन्हीं का नतीजा है कि आज हमने सन्ना को तहसील बनवाया, सन्ना में कॉलेज खुलवाया और सन्ना में हमें बहुत अच्छा सुंदर हम हॉस्पिटल बनाने का काम कर रहे हैं। आज उन्हीं का नतीजा है कि आज यहाँ जसवी यहाँ हमारे सन्ना से लेके ये कमारमा होते हुए पूरा बगीचा तक का रोड बन रहा है। बहुत सुंदर रोड बनेगा। और इधर से अगर हम बात करूँ भादू, अब आपका बहोरा का मैं बात करूँ पटना पाट होते हुए, तो यहाँ से भी बहुत सुंदर रोड बनेगा। आज मैंने उन्हीं का भूमि पूजन किया है। जी। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में जो ये सन्ना सर 1 नंबर 2 नंबर की श्रेणी में आता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से प्रसिद्ध है सन्ना। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी आपका कुछ प्रयास रहेगा सर? बिल्कुल, मैं हमेशा से प्रयास कर रहा हूँ और मैं करूँगा। अरे पहली बार तो कोई ऐसा विधायक आया है जो कम से कम पर्यटन के बारे में भी सोच रहा है और क्षेत्र के विकास के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि अभी असली विधायक जो आया है वो क्षेत्र का विकास के लिए है। तो आप अपने जनता जनार्दन को कुछ स्पेशल संदेश देना चाहेंगे महोदय? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र बहुत जल्दी इतना सुंदर बनेगा। स्वच्छ जशपुर, सुंदर जशपुर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा जशपुर के लोग जो यहाँ पर हमारे पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं, नगरीय समाज के लोग निवास करते हैं और जितने भी बहुत सारे ट्राइबल लोग निवास करते हैं, मैं उनके विकास के लिए हमेशा सोचता हूँ ताकि वो भी हमारे मुख्य धारा से जुड़कर और वो भी अच्छा से अच्छा अपना जीवन यापन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। वहीं डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करते हुए जैतपुर सीट को हथियाने का मंत्र बताने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सिक्सर लगाने की अपील की है और साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने रालोद को भी नहीं छोड़ा, जिसमें सपा को गुंडाराज, बसपा को भ्रष्टाचार और कांग्रेस को फोटो खिंचवाने की सरकार बताई। डिप्टी सीएम का संबोधन को सुनकर पंडाल में भरी खचाखच भीड़ से जय श्री राम के उद्घोष होते रहे। डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश की गरीब, किसान और नौजवान की सरकार बताया। पदोपरांत सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में भोले बाबा के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। प्रदेश की सरकार को गरीब, किसान और नौजवान की सरकार बताया। उसके साथ ही इन्होंने जलाभिषेक किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश, सांसद उपेंद्र सिंह रावत, विधायक सतीश शर्मा, विधायक शरद कुमार अवस्थी समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। उसमें शामिल हो जाए, कांग्रेस उसमें शामिल हो जाए, लेकिन मोदी जी को
देश की जनता, प्रदेश की जनता जिताने का ठान चुकी थी। और सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी आपको उपेंद्र रावत जी यहां से आप ही ने जिता के भेजा है ना? आपने भेजा है कि नहीं भेजा? सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी। और मैं आज यहां पर पूरे विश्वास से कह सकता हूं, नारा मेरा रहता है, मैं 300 से ज्यादा सीटें क्यों कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जनता की सेवा हम ईमानदारी से कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। जो गरीब का हक है उस तक ईमानदारी के साथ पहुंचा रहे हैं। इसलिए 2022 में भी 100 में 60% वोट, मैं ये नारा लगाया, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। क्यों है हमारा? हमने कोई विकास में भेदभाव किया क्या? कोई भेदभाव किया क्या? हिंदू हो या मुसलमान, सबका विकास, सगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, कोई योजना में कोई भेदभाव हमारी सरकार ने। यूपी के शामली में 2 मासूम बच्चों के साथ पिता का शव जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि पिता ने पहले अपने दोनों बच्चों को मारा होगा, इसके बाद उसने खुद की जान ले ली होगी। शामली में जिले में 2 मासूम और उसके पिता का शव जंगल में मिला था। बता देते कि नलकूप के रास्ते पे ये शव मिला हुआ था। दरअसल शनिवार को शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के पिरखोन इलाके के जंगलों में एक नलकूप से 3 शव बरामद हुए। वहीं आसपास के किसानों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक मासूम लड़की और लड़के का शव नलकूप के निर्माणाधीन कोठे के अंदर पड़ा हुआ मिला, जबकि एक युवक का शव नलकूप के रास्ते में पड़ा था। 3 शव बरामद होने की सूचना पर शामली जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह फौरन पुलिस टीमों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। मौके पर फोरेंसिक यूनिट को बुलाकर जांच पड़ताल कराई। शामली में जंगल में 3 शव बरामद होने पर वहीं दरवाजे पर लिखा था कि फोन नंबर है और साथ ही इसके मुताबिक पुलिस झिंझाना थाना क्षेत्र के जंगलों में नलकूप के पास से तीनों शव को बरामद किया है। उसके दरवाजे पर मिट्टी से 3 फोन नंबर लिखे थे। पुलिस ने फोन नंबरों पर कॉल करते हुए बात की तो पता चला कि बरामद हुए युवक का नाम 35 वर्षीय साबित है, जो कि शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना का रहने वाला था। मौके पर बरामद हुए 2 बच्चों के शवों को रूप में सवित के 7 साल के बेटे लक्ष्य और 4 साल की बेटी लक्ष्य की शिनाख्त हुई है। पुलिस के मुताबिक नलकूप के कमरे के दरवाजे पर मृतक के ससुर, पत्नी और मोहल्ले के एक युवक का नाम लिखा हुआ था, जिसके आधार पर परिजनों को सूचित कर दिया गया है। क्या पूरा मामला सर? देखिए, आज लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि शामली जिला अंतर्गत झिंझाना थाना के पीछे ये जो खेत के जंगल साइड में था, एक चौधरी साहब के अर्धनिर्मित एक कमरा है, उसमें बॉडी लटकी हुई है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौका माना कि वहाँ पहुँचने के बाद उच्च अधिकारी स्तर से भी देखा गया। वहाँ एक व्यक्ति जो कुड़ाना के रहने वाले हैं, सबित नाम बताया जा रहा है, और उनके 2 बच्चे, जो लगभग एक लड़की है 4-5 साल की और एक लड़का उससे 1.5 साल और बड़ा है, ये मरे हालत में वहाँ मिले हुए हैं। नियमानुसार उनका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवा करके अभी पोस्टमार्टम के लिए उसको भिजवाया जा रहा है। और उनके भाई हैं, ये मृतक के भाई, उसमें जो मोबाइल नंबर वगैरह लिखा था उसके आधार पर ट्रेस करके इनको यहाँ मौके पर बुलवाया गया है और इनसे बात करके बाकी जानकारी की जा रही है। मृतक की पत्नी को भी सूचना दी गई है, अभी वो हरियाणा में कहीं हैं, वो भी अभी आ रही हैं, इसमें नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। सर, क्या पूरा मामला लग रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और हम सब पुलिस जन प्रशासन के लोग जो है, जो मृतक परिवार के बड़े भाई से या बाकी लोगों से जो बात कर रहे हैं, निसंदेह काफ़ी बड़ी और दुखद घटना है ये। और जैसा कि उनके भाई का भी कहना है कि अगर उनके पति पत्नी के बीच में कोई इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी बात थी, तो पारिवारिक लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। मृतक टोटल 4 भाई थे। 4 भाई में ये दूसरे नंबर के भाई थे। 2 भाई की शादी हुई थी, 2 भाई अनमैरिड थे, 3 भाई अलग रहते थे और ये मृतक अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ अलग रहते थे।
और संभवतः 4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले जैसा भी प्रथम दृष्टया उनके परिवारीजनों द्वारा उनके भाई और बाकी लोगों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार कुछ पति पत्नी के बीच में कुछ कहासुनी की बात अभी प्रकाश में आ रही है। और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर से चले गए थे और उनकी पत्नी दूसरे दिन वो शायद अपने मायके चली गई थी। बाकी ये दुखद रूप से तीनों लोगों के मृत शरीर पुलिस को मिली हुई है। वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज भाजपा सरकार के पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान में यूथ जिला अध्यक्ष जैन साहब ने बताया कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिल रहा है। हर गरीब परिवार इसका लाभ उठा रहा है। अब ग्राम पंचायत और तहसील स्तर पर भी बड़े स्तर से अभियान चलाया जाएगा और हमारी टीम हर वक्त लोगों के साथ खड़ी होगी। समझिए कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घर घर जल का जो सपना दिखाया है, वो सपना आज पूर्ण रूप से साकार हो रहा है। घर घर पानी, बिजली, सड़क पहुंच रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। रानीपुर से जो आप प्रदीप कुमार गुप्ता पार्षद हैं, तो आपने जो सदस्य अभियान जो चलाया में आप भाग लिया है, तो आप क्या कहेंगे सर? ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सदस्यता अभियान लगाया। जैसा कि विदित है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। युवा मोर्चा का हर युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश संगठन के द्वारा जन कल्याणी योजनाओं को क्रियान्वयन बताना, हर आदमी को परिचित कराना, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को जोड़ना। 4 करोड़ जो बड़े भाई ने बताया है, 4 करोड़ लोगों को नई सदस्यता ग्रहण कराना। इस लक्ष्य के लिए युवा मोर्चा जो कार्य कर रही है, ये सारी टीम को बधाई देता हूँ। नगर आगमन भाई को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग लक्ष्य की ओर बढ़े। भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत सिद्धांतों से सभी को अवगत कराए। ऐसे सबको जय श्री राम। नेताजी, जो आपका जो अभियान तो ठीक है, पर और जो कई चीजें योजना हैं, लोगों पहले समझते हैं, इसके बाद फिर जुड़ते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप जो है जिस जगह पर लोग बैठे हैं, रानीपुर नगर पंचायत है जी। आप खुद जो है अगर ग्रामीण जो मतलब मलिन बस्तियों में अगर आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको रानीपुर नगर पंचायत में हजारों की संख्या में उसके लाभार्थी मिल जाएंगे। किसी सरकार ने कभी गरीब के बारे में सोचा क्या? कभी किसी सरकार ने सोचा कि गरीब को भी पक्की छत मिलनी चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, उसने इस पे सोचा और हर गरीब को आवास के लिए 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की अगर हम बात करेंगे तो हर गरीब को हम लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया है। आज लगातार मोदी जी हम जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ दे रहे हैं। अभी हाल में पानी बरसा था, हमारे झांसी जिले को सबसे ज्यादा 34 करोड़ रुपए हमारे झांसी जिले को मिला है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी, केंद्र में मोदी जी इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे एक अलग उत्साह देख रहा है युवाओं के बीच में। युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और वो कह रहा है एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा हम लोग बनाएंगे। जिले में कितनी टीमें गाँव जा रही हैं? हमारे हर मंडल पे, हर बूथ पे हम लोगों का जो संगठन है, हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 1 बूथ 20 यूथ पे काम किया है। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी युवाओं को जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 18 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण तथा नगरीय, पारा एवं मोहल्ला में मितानिन बहनों का विशेष योगदान रहा। राज्य में प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर के दिन मितानिन दिवस मनाया जाता है। नगर पंचायत गंडई में मितानिन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी वार्डों में टीकाकरण करने के संबंध में सर्वे किया गया और साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर महोदय राजनांद गांव के आदेशानुसार 18 नवंबर 2021 और 2 दिसंबर को टीकाकरण महाअभियान में निमानित बहनों द्वारा 100% वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। सर बताइएगा, आज आपके नगर पंचायत के सभा कक्ष में मितानिन दिवस के रूप में यहाँ की मितानियों को आप लोग ने सम्मानित किया, उनको सम्मान दिए, इसके बारे में बताएं। मितानिन दिवस के अवसर पर आज नगर पंचायत गंडई में शासन के निर्देशानुसार, कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मितानियों का स्वास्थ्य सेवाएँ जो रात दिन के द्वारा दी जाती है, उनके सेवाओं के अवसर पर सेवाओं को देखते हुए सेवाओं के उसमें
उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी के द्वारा स्वागत किया गया। नाम और पद बताएं। प्रमोद शुक्ला, मुख्य पदाधिकारी, नगर पंचायत गंडेई। आज नगर पंचायत के सभा कक्ष में मितानिन दिवस आप लोगों ने मनाया और यहाँ पे मितानिन का आपने सम्मानित किया, इसके बारे में। छत्तीसगढ़ शासन एक महत्वपूर्ण अंग है जो एक प्रकार से अवैतनिक रूप से सांकेतिक वेतन उनको मिलता है उस नाम मात्र। जैसे कहा जा सकता है अवैतनिक रूप से इसका जो सहयोग रहता है जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में जाके एक टीकाकरण से लेके सारी चीज़ों में इनका जो सहयोग रहता है, जचकी का काम, टीकाकरण, पोलियो, ऐसे बहुत सारे काम हैं इनके जो सराहनीय हैं और इनका सम्मान तो बनता है। शासन स्तर में 23 तारीख को मितानिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के तारतम्य में इनका बहुत जगह कार्यक्रम होने से थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उसी हिसाब से इनका सम्मान कार्यक्रम आज नगर पंचायत गंडेई में रखा गया। थैंक यू। नाम? श्यामपाल कामकर, अध्यक्ष नगर पंचायत। थैंक यू। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन के निर्देशानुसार नसरुल्लागंज तहसील के निम्ना गांव में टीकाकरण दल द्वारा डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा था। तभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं उनके सहयोगियों के साथ मालदार पिता बोदर खां और उसके पुत्र मस्ताक खां द्वारा मारपीट और बदसलूकी की गई। वहीं आरोपियों के खिलाफ नसरुल्लागंज थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। बताएं कहाँ रहते हैं, ये बताएं और क्या घटनाक्रम हुआ। सर आंगनबाड़ी, थोड़े जोर से बोलें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निम्ना गाँव। जी सर हम उनके घर बुलाने गए, कोई वैक्सीन लग रहे थे तो हम प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने मतलब बाहर नहीं निकले। इसके पहले उसने गाली गलौज भाई, हमने कुछ भी नहीं बोला उनसे, और इसके बाद में वो तो गाली गलौज बकने लगा, पत्थर उठा लिया मारने के लिए। 2-4 लोग साथ में थे, उन्होंने बचाया मेरे को, और मैंने बहुत जोर से चीस लगाई, चीस मारी मैंने, और सर सब आए, वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, और मैं तो भाग ली, फिर इधर चौक में आ गई सर भाग के, ये लोग पीछे थे जी। फिर मैंने उनको बताया, हाथ मरोड़ दिया मेरा। चोट आई आपको? हाँ सर मैं गिर गई। कितने लोगों का दल था आपका? सर 4 लोगों। 4 लोगों को। उनको भी क्या उनके साथ भी झूमा झटकी की? हाँ सबके साथ में सर झूमा झटकी की। ठीक, हम बताएं कहाँ रहते हैं, ये बताएं। अर्जुन सिंह टाक, निम्ना गाँव जी। मैं इनके साथ ही गया था, तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा जाओ बुला के लाओ, टारगेट पूरा करना है वैक्सीन का जी। तो इस चक्कर में हम माइक लेके गए और वो घर से निकला और एकदम गाली बकने लगा और वो झूमा झटकी करने लगा, ईंट उठा ली, भाभी को धक्काने लगा, भाभी को मैं नहीं पकड़ता तो वो भाभी को मार डालता है ईंट में, वो तो मेरे को उसने हाथ पकड़ने मेरे सर में मार दिया, ये यहाँ बहुत जम के ईंट लगी है जी। ये हुआ, मतलब पूरे दल पे ही हमला करने का प्रयास किया। सांप का हाथ मरोड़ दिया, भाभी को धक्का दिया,
इसको लेके फिर आपने क्या किया? क्या किया? 100 नंबर पे फोन लगाया जी। तहसीलदार साहब की भी आए थे, उनको बुलाया वापस जी। फिर ये गए उनको पकड़ने के लिए। पकड़ने गए। हाँ, सेक्रेटरी साहब वगैरह सभी थे। ठीक। और कोई भी था उसके साथ कि वो अकेला था? उसका लड़का भी था। वो लड़का मेरे को पकड़ने लगा, जब तो वो भाभी से धक्का करने लगा, वो लड़का मेरे पास आ गया। फिर मैं पहले वो उसका बाप आया था, मैंने ईंट पकड़ ली थी, तो ईंट उसने मेरे को मार दी। फिर वो लड़का मेरे पास आ गया झूमने का, फिर वो उधर चला गया बीओम साहब के इधर भाभी पास ढकाने के लिए। अभी तक उन्होंने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? पहला डोज भी? एक डोज भी नहीं लगा। कितने जने हैं उनके घर में, परिवार? 5 जने वैक्सीन वाले, पर नहीं लगवाए? किसी ने नहीं लगवाया। झांसी के मऊरानीपुर में बसपा द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बी.आर. अम्बेडकर सहित महापुरुषों के त्याग बलिदान की चर्चा करते हुए बसपा की 5वीं बार सरकार बनाने का आह्वान किया और साथ ही भाजपा सपा की जबरदस्त आलोचना की। उस दौरान बसपा के बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने मऊरानीपुर विधानसभा से रोहित रतन एवं माधोगढ़ जालौन विधानसभा से शीतल कुशवाहा को बसपा से टिकट देने की घोषणा करते हुए उपस्थित लोगों से उन्हें विजय बनाने की मांग की है। सबसे बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी रही, चाहे 2007 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2012 का उठा लीजिए, लेकिन 17 में जो मोदी जी द्वारा जो लोगों को गुमराह करके, प्रदेश की जनता को गुमराह करके, झूठे वादे करके, 15 लाख के नौजवानों को रोजगार की बात करके, किसानों को आय की दुगनी करके जो लोक लुभावने झूठे भाषण किए, उन भाषणों पर जनता थोड़ी ऐसा। आज जनपद झांसी की मऊरानीपुर सुरक्षित विधानसभा का हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन पर इस विधानसभा से आगामी 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव से हमने अपना बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी प्रभारी बनाया है। श्री रोहित रतन है, जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, बहुजन समाज पार्टी का युवा चेहरा है। इनके पिता मिनिस्टर रहे, कई बार विधायक रहे। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस विधानसभा से इनको आशीर्वाद दिया है और आगामी 2022 में इस विधानसभा से चुनाव श्री रोहित रतन इस विधानसभा के प्रत्याशी। और बुंदेलखंड से कितने और लोग? अभी तक विकास हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद आज भी कहीं ना कहीं मऊरानीपुर विधानसभा विकास से वंचित है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इस विधानसभा के प्रति अनदेखी। क्षेत्रीय मुद्दे क्या है आपकी नज़र में, आपने भ्रमण किया है? देखिए, सड़क, पानी, बिजली है तो बेसिक सुविधाएं होती हैं जो आदमी को चाहिए, ये मुद्दा तो है ही। और मेन मुद्दा जो मैंने यहाँ पे देखा है मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर, वो मेन मुद्दा है कि मऊरानीपुर विधानसभा का तब तक विकास नहीं हो सकता है जब तक मऊरानीपुर को जिला न बनवाया जाए। तो अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारी बहन जी उस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, चूँकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती छोटे छोटे राज्यों के पक्षधर रही हैं, छोटे छोटे जिलाओं के पक्षधर रही हैं। उन्होंने सबसे पहले कासगंज तहसील को काशीराम जिला बना के जिला बनाने का काम किया था। उन्होंने संभल को भीमनगर जिला बनाने का काम किया था। तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई और यहाँ के लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मऊरानीपुर को जिला ना बनवा लूं। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने विभिन्न धारा क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए गहने, नकदी समेत चोरों के पास से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने चोरों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि दही चौकी थाना पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें स्वाट टीम ने 3 शातिर चोरों को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पकड़ेंगे, क्या कार्रवाई की जा रही है? पिछले दिनों शहर कोतवाली उन्नाव में चोरी की कुछ वारदात हुई थी और दही पुलिस जो नया थाना हमारा है वहाँ पर भी चोरी की वारदात हुई थी। इस पूरे गैंग को पकड़ा गया है, इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि इसका सरगना कुलदीप और उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास इनसे चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद के जो ज्वेलरी का सामान होता है ज्वेलरी बरामद हुई है। 8,120 रुपये नगद, एक तमंचा और आला नकब बरामद हुआ है।
एक ये बड़ी सफलता पुलिस के लिए है और मुझे उम्मीद है कि जनपद उन्नाव में जो चोरियां हो रही थी उस पर अंकुश लगेगा। सर, इनका कितना बड़ा गैंग है, अभी तक क्या पता चल पाया है? अभी तक पता ये चला है कि 3 लोग तो प्रत्यक्ष हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं और कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी और पूरे गैंग का खुलासा करेंगे और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हम इस मामले में करेंगे। तराना में 15 अगस्त को एनसीबी द्वारा पकड़े गए 1376 किलो गांजे को लेकर एनसीबी और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को 4 माह बीतने वाले हैं, पर अब तक एनसीबी मामले को सुलझा नहीं पाई। मामले में उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा की गई, जिससे प्रभारी मंत्री ने निष्पक्ष जांच की बात कही और वहीं प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं ने भी प्रभारी मंत्री के सामने गांजे की तस्करी करने वाली बात रखी। देखना यह होगा कि प्रभारी मंत्री को घटना की जानकारी के बाद स्थानीय प्रशासन और एनसीबी क्या एक्शन लेते हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि साफ तौर पर यह कहना सही होगा कि संदिग्ध गतिविधि संचालित करने में तराना प्रदेश स्तर में नंबर 1 पर है। भले ही उज्जैन को बेहतर कानून व्यवस्था का तमगा जिलाधिकारी को मिला हो, पर तराना में गांजा तस्करी और संदिग्ध गतिविधि से प्रतीत होता है कि तराना में मुख्यमंत्री की माफियाओं के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई कब तक पहुंच पाएगी। 70 किलो गांजा पकड़ाया था अगस्त में, अभी तक कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, एनसीबी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित अधिकारियों को मैं निर्देशित करूंगा और इसकी जानकारी लेकर के मैं जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। पूरा जिला हो, कहीं भी कोई अवैध शराब बेचने का काम हो, गांजा हो, जुआ हो, सट्टा हो, इसमें निश्चित रूप से कहीं कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए और कहीं कोई इस प्रकार का कोई किसी को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमने प्रशासन को सख्त ये बात हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बोल रखी है और सांसद जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी। हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जिले में एक अच्छा वातावरण हो और निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई अवैध गतिविधि संचालित हो। कुछ दिन पहले खबर फिरोजाबाद से है, जहां डंपर ने राहगीर व्यक्ति को टक्कर मार दी। सौरभ कुमार, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, पिता नेकराम निवासी घड़ी छत्रपति कॉलोनी का रहने वाला था। सौरभ कुमार अपने किसी रिश्तेदार के यहां गर्मी में आया हुआ था, वहीं अपने घर जाने के लिए गंगा रिसोर्ट बाईपास रोड फिरोजाबाद रोड क्रॉस कर रहा था। तभी तेज रफ्तार से एक डंपर आ रहा था और सौरभ कुमार को कुचल दिया गया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों और कॉलोनी वालों ने हाईवे को जाम कर दिया है और थानों का फोर्स घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर जाम को खुलवाया गया। वहीं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस बॉडी का पंचनामा करते हुए कार्रवाई कर रही है। जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका क्या नाम है और क्या मामला है पूरा? सौरभ कुमार। क्या मामला है, क्या किससे एक्सीडेंट हुआ था? शाम को गमी में आया था, मोहल्ला में बच्चा खत्म हो गया था, वहाँ आया था शाम को। सुबह जा रहा था, सुबह घर जा रहा था, अपने रोड क्रॉस कर रहा था, इतने में वो ट्रॉल आया, उसने टक्कर मार के चला गया। कहाँ की घटना है ये है सीपी प्लाजा, सीपी प्लाजा गंगा रिसोर्ट। तो जो आए हैं यहाँ गमी में, तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये छत्रपति गली के। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।